आप तक पहुंचाऊं। नेचर क्या है? क्या नेचर हमको सक्सेस दिलवाता है? भगवान क्या है? क्या भगवान हमें सक्सेसफुल करता है? आप कौन है? आप वाकई में क्या हैं? बॉडी, माइंड, सोल, व्हाट आर यू? किस प्लेन पे आप एग्जिस्ट करते हैं? फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल? कहां पे कौन सा तार जुड़ रहा है? हम लोग एक दूसरे को फिजिकली जानते हैं कि हम लोग एक दूसरे को मेंटली अब जानने लग गए हैं जो सिखा रहे हैं? और इज देयर सम स्पिरिचुअल कनेक्शन बिटवीन ऑल ऑफ अस? जो बड़े बड़े पुजारी होते हैं या साइकिक्स होते हैं, हिंदुस्तान में तांत्रिक होते हैं, ये लोग क्या करते हैं? कैसे आपको किसी एक पटरी से दूसरी पटरी पे ले जाते हैं? आर दे ब्लफिंग और इज देयर सम ट्रूथ टू इट? जब रूहानी दुनिया के बारे में बात होती है तो ये क्या बात हो रही है? ये कनेक्शन क्या है? क्या आप कम्युनिकेट कर सकते हैं? अगर आप रामायण में जाएं तो आप देखते हैं, या महाभारत की आप लड़ाई देखें तो आप देखते हैं कि दे कैन कम्युनिकेट बिटवीन डिस्टेंसेस विदाउट गोइंग। हाउ डू दे डू इट? अगर आप साईं बाबा की कहानी सुने या ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ें तो एक मनुष्य दो जगह है। ट्रांसमाइग्रेशन, व्हाट इज गोइंग ऑन? व्हाट रियली इज हैपनिंग? व्हाई सो मच कंफ्यूजन ऑन दिस सब्जेक्ट? मैं यहां पे बोल रहा हूं, मेरी आवाज 11,000 फीट पर सेकेंड की रफ्तार से चल रही है। क्या यही आवाज अमेरिका में कोई इस समय सुन सकता है? सेम टाइम, इंस्टेंटेनियस? बताइए। लगेगा आंसर इज नो। पर अगर इस आवाज के पीछे कुछ फोर्स लगा दिया जाए, अगर इसी कैमरा से, जो वीसैट सैटेलाइट हम लोगों ने बताई थी, अगर इसी कैमरा से मेरी आवाज, मेरी पिक्चर ले ली जाए और इसको बीम कर दिया जाए सैटेलाइट के थ्रू, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी से आई विल बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम हियर टू यूनाइटेड स्टेट्स। यस और नो? तो 11,000 फीट पर सेकेंड को बूस्ट कर दिया किसने? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ने, थ्रू सैटेलाइट। दैट मीन्स इट इज पॉसिबल। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में यह बताया कि एक आदमी यहां पे भी, एक आदमी वहां पे भी, वहां पे भी है। साईं बाबा की आप किताब पढ़िए, साई चरित्र, तो उसमें बताते हैं कि बाबा वहां बैठे हुए शिरडी में, पर कोई उनको लगा कि वहां पे भी घूम रहा है। नाउ आज की तारीख में टेक्नोलॉजी इज देयर। हमारा जो आरकेडब्ल्यू के स्टेशन होंगे पूरे हिंदुस्तान में होंगे, एक इंस्ट्रक्टर हजारों घरों में, टीवी अगर आप देखते हैं तो हजारों घरों में वही पिक्चर है। यस और नो? तो ये सब चीजें कैसे पहले जमाने में हुई थी? सो इट मीन्स यस, देयर इज समथिंग टू इट। कुछ तो है, समथिंग इज देयर। तो अगर कुछ है, तो अगर मैं यहां से कलकत्ता इमीडिएटली पहुंच सकता हूं, यहां से बॉम्बे पहुंच सकता हूं, यहां से अमेरिका इंस्टेंटेनियस पहुंच सकता हूं, तो क्या मैं यहां से भगवान के पास पहुंच सकता हूं? क्या मैं यहां से ऊपर वाले से कम्युनिकेट कर सकता हूं? अगर कम्युनिकेशन करना है तो किस प्रकार से फिर कम्युनिकेशन करना है? कौन सी भाषा मैं बोलूंगा? जब मैं प्रार्थना करता हूं तो क्या मेरी हर प्रार्थना आंसर हो जाती है? और अगर हर प्रार्थना आंसर हो जाती है तो क्या कोई सक्सेसफुल आदमी है, हो सकता है कि उन्होंने नीचे आंसर भेज दिया और आप पकड़ नहीं पाए, आपका एंटीना सही नहीं है? क्या यह बात है कि कोई सक्सेसफुल इंसान के पास कोई ऐसा एंटीना है कि वो पकड़ लेता है? ये क्वेश्चंस हैं, रेलेवेंट क्वेश्चंस ऑन अ सब्जेक्ट मैटर जो हर आदमी चाहता है, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि जो भी उसकी प्रार्थना है वो पूरी हो जाए। अगर आपकी हर प्रार्थना पूरी हो जाए तो आप एक खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। हैप्पीनेस कैन बी योर्स। यस और नो? सो व्हाट इज द सीक्रेट टू हैप्पीनेस? द सीक्रेट टू हेल्थ, द सीक्रेट टू वेल्थ, द सीक्रेट टू सक्सेसफुल रिलेशनशिप्स? एक चीज बड़ी क्लियर है कि नेचर जो है कभी भी फेलियर नहीं क्रिएट करता है। नेचर नोज नो फेलियर्स। तो कुछ चीजें लिखते हैं हम लोग यहां पे, द सीक्रेट टू हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। एक हमने प्रोग्राम बना दिया इसके ऊपर, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। पर रियलिटी में कैसे? कोई प्रोसेसेस हैं क्या? आस्क, आंसर, रिसीव, सोचना पड़ेगा। और जो बात हो रही थी कि भगवान जो है परफेक्ट चीजें क्रिएट करता है। आप नेचर को देखिए, सब चीज परफेक्ट। जब आप पैदा हुए थे तो परफेक्ट थे, हाँ या ना? जब बड़े हुए तो इम्परफेक्शंस आ गई। अगर उस इम्परफेक्शंस को हम निकाल दें तो फिर से परफेक्ट हो सकते हैं, हाँ या ना? वो इम्परफेक्शंस कौन लाया? आपकी सोच। इसका मतलब जो लोग सोचते नहीं है वो हमेशा परफेक्ट रहते हैं। एक अमरूद नहीं सोचता है, एक गाजर नहीं सोचती है, परफेक्ट। आम नहीं सोचता है, परफेक्ट। चिड़िया नहीं सोचती है, परफेक्ट। बटरफ्लाई नहीं सोचती है, परफेक्ट। आप सोचते हैं, इम्परफेक्ट। कैसे
कैसे नेचर क्रिएट करता है, हाउ कम एवरी सिंगल टाइम नेचर क्रिएट्स परफेक्शन। यानी कि आपने गेहूं का बीज डाला तो हर बार गेहूं ही निकलेगा, आपने चावल डाला तो हर बार चावल ही निकलेगा, आपने अमरूद लगाया अमरूद निकलेगा, आम लगाया आम निकलेगा, अनार लगाया अनार निकलेगा। क्यों, कैसे 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 ये डुप्लीकेशन हो जाता है, परफेक्ट डुप्लीकेशन कैसे हो जाता है? और हम लोग परफेक्ट डुप्लीकेशन क्यों नहीं कर पाते? अगर एक सक्सेसफुल इंसान है तो दूसरे को भी सक्सेसफुल होना चाहिए, तीसरे को भी होना चाहिए, चौथे को भी होना चाहिए, पांचवें को भी होना चाहिए, सबको होना चाहिए। पर ये बीच में इनपरफेक्शंस क्यों नहीं हो जाते हैं? क्या हर आदमी डायमंड बन सकता है? अगर हर बार अमरूद बनता है और हर बार केला बनता है और हर बार मौसमी बनती है और हर बार चावल बनता है और हर बार गेहूं बनता है, तो हर बार डायमंड क्यों नहीं बनता है? क्यों? सोचने वाली बात है कि नहीं? नेचर जो है किस आधार के ऊपर उसको डुप्लीकेट करता है? व्हाट इज द बेसिस ऑफ डुप्लीकेशन? इसका मतलब कोई मास्टर प्लान है, उसका ठप्पा पहले ही से है। इमेज इज देयर। इसका मतलब अगर अनार बन रहा है और अनार का बीज हमने डाला है, तो इसका मतलब अनार की शेप, फीचर्स, इमेज उसी कहीं पे है और नेचर कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ उसको रेप्लिकेट कर रहा है। यस और नो? यस। अब साइंस इतनी आगे हो गई है कि साइंस ने इस चीज को समझ लिया। डीएनए, जो अमरूद का डीएनए है वही उसमें इमेज है उसकी, और आम के पेड़ में आम की इमेज है, आम के बीज में आम की इमेज है, चावल के बीज में चावल की इमेज है। इसका मतलब नेचर को एक चीज पता है कि अगर नेचर को इमेज मिल जाती है तो नेचर ऑटोमेटिकली उस इमेज को रेप्लिकेट कर देता है। हां या ना? इट मीन्स दैट द क्रिएशन इज देयर इन द इमेज। आइंस्टाइन को आइडिया कहां से आया? आइडिया कहां से आया? वो सोच कहां से आई? वो इमेज कहां से आई? ऊपर वाले ही ने उसको इमेज दी, और जैसे ही वो इमेज आई उसके दिमाग में, अगर उसने दिमाग के ऊपर फोकस कर दिया तो वो रियलिटी में कन्वर्ट कर गई। तो दिस इज द प्रोसेस। दैट इज व्हाई नेचर मेक्स एवरीथिंग परफेक्ट। थॉट्स, आइडियाज, इमेजेस जो मनुष्य के दिमाग में हैं, वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में फ्रोजन नहीं है। जो बीज है, द डिफरेंस बिटवीन योर माइंड, आपके माइंड में भी इमेज है, पर वो इमेज को हम लोग फ्रीज नहीं कर पाते हैं, वो इमेज चेंज होती रहती है। अगर उस इमेज को फ्रीज कर दिया जाए, जो आपके दिमाग में जो इमेज है, जो आपके दिमाग में जो सोच है, जो दिमाग में थॉट है, जो दिमाग में आइडिया है, उसको अगर परमानेंट फ्रीज कर दिया जाए तो नेचर कुछ करके उसको ले आएगा। पर चैलेंज क्या होती है कि वो इमेज जो है थोड़ी देर के लिए दिमाग में रहती है, फिर चेंज हो जाती है, फिर तो आती है, फिर चली जाती है, फिर आती है, चली जाती है। तो इसका मतलब वो चीज बन रही है और खत्म हो रही है, बन रही है और खत्म हो रही है, खत्म हो रही है, खत्म हो रही है। इसका मतलब दैट द क्रिएशन इज टेकिंग प्लेस फर्स्ट इन द माइंड, एंड देन द क्रिएशन इज टेकिंग प्लेस समवेयर इन दिस फील्ड, एनर्जी फील्ड, एंड देन दैट क्रिएशन इज कमिंग बैक इनटू द फिजिकल रेल्म। समझ में आया कि ऊपर से? राइट? भगवान जो है मनुष्य के दिमाग को यूज करता है इनोवेशन के लिए। ये भगवत गीता में लिखा हुआ है, और इसी से एग्रीकल्चर एज आई, इसी से इंडस्ट्रियल एज आई, इसी से कंप्यूटर एज आए, इसी से इंफॉर्मेशन एज आई। इसका मतलब जो क्रिएटिव फोर्स है वो हमारे अंदर है, बाहर नहीं है। सक्सेसफुल आदमी को ये सीक्रेट पता है, दैट द क्रिएशन इज इनसाइड अस, नॉट आउटसाइड। ये जो यहां पे ये सब जो है यहां पे, ये मेरी कल्पना है, इट इज इनसाइड मी। और जब मैंने ये कल्पना को बाहर निकाला और इसको मैंने फ्रीज कर दिया, लिख दिया, तो ये होएगा। इसलिए मैं बता सकता हूं कि 2.5 साल के अंदर ये हो जाएगा, खत्म। तो आज हम आपको धीमे धीमे कुछ घंटों में सिखाएंगे कि व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ क्रिएशन। व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ क्रिएशन? आर यू फिजिकल? आर यू अ फिजिकल ह्यूमन बीइंग? आंख देख रही है कि फिजिकल ह्यूमन बीइंग है आप, पर अगर मैं एक्सरे लगा दूं तो एक्सरे में कुछ और आप दिखेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लगा दूं तो आप कुछ और दिखेंगे। आप हैं क्या? ये हाथ है, ये हाथ लग रहा है सॉलिड है, पर इसके ऊपर अगर आप लाइट देखेंगे तो इस हाथ के थ्रू ये लाइट चली जाती है। कभी भी लाइट डाल के देख लीजिए, टॉर्च आप देखते हैं ना। सपोज इस हाथ को, ये सॉलिड हाथ है, सो कॉल्ड सॉलिड हाथ है, अगर इसके ऊपर माइक्रोस्कोप लगा दिया जाए और उसको कॉन्सेंट्रेट करते चले जाना है, तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे, एक्सरे देखेंगे, तो क्या होगा? डिपेंड करता है कि किस
फ्रीक्वेंसी से आप इस हाथ को देख रहे हैं। डिपेंड करता है कि कौन सा चश्मा आपने लगाया हुआ है अपनी आंखों के ऊपर इस हाथ को देखने के लिए। तो फिजिकल फ्रीक्वेंसी में यह हाथ सॉलिड दिख रहा है, पर अगर हमने फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी, अगर यहां पे ये लाइट जो पड़ रही है, ये लाइट ये चेंज करते रहते हैं, इसकी इमेज चेंज होती रहती है, हां या ना? इसकी इमेज चेंज हो रही है। इसका कलर वाकई में क्या है किसी को पता चल सकता है? पता ही नहीं क्या इसका कलर है। वो तो डिपेंड कर रहा है इस लाइट के ऊपर, कभी लाल कर देता है, कभी ग्रीन कर देता है, कभी हरा कर देता है, कभी नीला करता है। क्या ये तो नजरिया है देखने वाले के ऊपर। तो इस हाथ को अगर हम लाइट में देखते हैं तो लगता है सॉलिड, इसमें हम एक्सरे देखें तो इसमें हड्डियां वड्डियां दिखेंगी। अगर इसको माइक्रोस्कोप और लगा दिया जाए तो इसमें आप खून देख लेंगे, और माइक्रोस्कोप लगा दिया जाए तो आप खून के पार्टिकल्स देख लेंगे, और माइक्रोस्कोप लगा दिया जाए आप हेमोग्लोबिन देख लेंगे, है ना? और माइक्रोस्कोप लगा दिया जाए तो हीम एंड ग्लोबिन देख लेंगे आप, प्रोटीन और आयरन देख लेंगे, और माइक्रोस्कोप लगा दिया जाए तो प्रोटीन के डिफरेंट पार्ट्स को आप देख लेंगे, नाइट्रोजन वगैरह। और माइक्रोस्कोप लगा दिया जाए मॉलिक्यूल देखेंगे आप, और माइक्रोस्कोप लगा दिया जाए तो आप एटम देखेंगे, और देख लिया जाए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देख लिया जाए तो आप खाली देखेंगे, केवल कुछ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। दीपक चोपड़ा ने पूरी अपनी जिंदगी इसी चीज फील्ड के ऊपर निकाल दी कि एवरीथिंग इज एग्जिस्टिंग एटलीस्ट एट 2 लेवल्स, एक फिजिकल लेवल और एक क्वांटम वर्ल्ड में। फिजिकल वर्ल्ड वो है जो सॉलिड लगता है, क्वांटम वर्ल्ड वो है जो वाइब्रेशनल मोड में है। तो एवरीबडी इज वाइब्रेशनल। आर यू अ फिजिकल बॉडी और आर यू अ वाइब्रेशनल बॉडी? एंड द आंसर इज बोथ। आप फिजिकल बॉडी भी हैं और वाइब्रेशनल बॉडी भी हैं। वाइब्रेशन क्या है? वाइब्रेशन एक एनर्जी है, सॉलिड नहीं है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन इज एनर्जी, और एनर्जी जो है वो सब कहीं है। वो पूरी दुनिया, यूनिवर्स में भी एनर्जी है, गैलेक्सी में भी एनर्जी है, प्लैनेट भी एनर्जी है, आप भी एनर्जी हैं, आपके ऑर्गन्स भी एनर्जी हैं, सब कुछ एनर्जी ही एनर्जी है। इसका मतलब क्या हुआ? एनर्जी फील्ड में द एंटायर यूनिवर्स इज एनर्जी एंड यू आर ऑल्सो नथिंग बट एन एनर्जी फील्ड। इसीलिए कोई आपके बगल से निकलता है, कभी आपको अच्छा लगता है, कभी आपको उस बंदे की सूरत नहीं पसंद आ रही है। एनर्जी फील्ड मैच कर रही है तो आपको वो अच्छा लग रहा है, एनर्जी फील्ड नहीं मैच कर रही है तो आपको खराब लग रहा है। तो एक चीज बड़ी क्लियर हो गई, यू आर नॉट अ फाइनाइट बॉडी, यू आर एन एनर्जी फील्ड। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। इट हैज नो फॉर्म, इन फॉर्म, थ्रू फॉर्म, आउट ऑफ फॉर्म। इट ऑलवेज वॉज, ऑलवेज हैज बीन, ऑलवेज विल बी। हम बोलते हैं एनर्जी के बारे में, यस और नो। अब भगवान को सुनिए, भगवान की भी डेफिनेशन वही है। भगवान, ही कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, यस और नो। ही हैज ऑलवेज बीन, इज हियर, विल ऑलवेज बी। ही कैन बी इन एनी फॉर्म, इन दिस फॉर्म, आउट ऑफ फॉर्म। तो भगवान की जो डेफिनेशन है और एनर्जी की जो डेफिनेशन है वो सेम है। वेरी इंटरेस्टिंग। आर यू अ फिजिकल बीइंग, आर यू अ फिजिकल बॉडी और आर यू अ स्पिरिचुअल बॉडी? आप जो हैं, आप एक स्पिरिचुअल चीज हैं फिजिकल बॉडी के अंदर। यू आर समथिंग स्पिरिचुअल इन अ फिजिकल बॉडी। यू आर नॉट अ बॉडी इन अ स्पिरिचुअल फॉर्म, यू आर स्पिरिचुअल इन अ बॉडी फॉर्म। इसका मतलब, सिंस अगर आप स्पिरिचुअल हैं, अगर आप एनर्जी हैं, अगर आप वाइब्रेशन हैं, तो इसका मतलब हम लोग सब कनेक्टेड हैं। इसका मतलब आप भगवान से भी कनेक्टेड हैं। इसका मतलब यू हैव एन इनफाइनाइट फील्ड, आपकी फील्ड जो है इनफाइनाइट है, और आप इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज आपके चारों ओर हैं। वन थिंग इज वेरी क्लियर, जो एनर्जी है हमारे पास, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी देखें, यू कैन लाइट अप एन एंटायर सिटी फॉर 1 वीक। अगर हम अपने बॉडी के अंदर अगर हम एटॉमिक एनर्जी देखें तो इस बॉडी में इतनी एटॉमिक एनर्जी है कि हम एक किसी भी बड़े शहर को 1 हफ्ते तक लाइट दे सकते हैं। दिस इज व्हाट यू आर। प्रूवन चीज मैं बोल रहा हूं। दूसरी अमेजिंग चीज है द ह्यूमन ब्रेन। जो ब्रेन के अंदर जो कनेक्शंस होते हैं, जो नर्व सेल्स के बीच में जो कनेक्शंस होते हैं, और उस कनेक्शन के द्वारा इंफॉर्मेशन जो होती है, वो जो कनेक्शंस हैं ब्रेन के अंदर, दैट इज 2 × 10⁻13। 2 × 10⁻13 जितने एटम्स पूरे वर्ल्ड में हैं उससे ज्यादा है एक ब्रेन में। जो कनेक्शंस इन बिटवीन द नर्व सेल्स ऑफ द ब्रेन आर मोर देन ऑल द एटम्स इन द वर्ल्ड पुट टुगेदर। अगर हम आपकी बॉडी का एक सेल ले लें और उस सेल का एक डीएनए ले लें, उस डीएनए के अंदर इतनी इंफॉर्मेशन है that it is equal to 30 volumes of encyclopedia.
30 वॉल्यूम एनसाइक्लोपीडिया की आपके एक बाल के सेल से उसका जो डीएनए ले लिया जाए, अगर उसको खोला जाए उस डीएनए को, तो ये सब ऑलरेडी प्रूव हो चुका है। जो मैं चीजें कह रहा हूं, देयर इज ऑलरेडी अ प्रोजेक्ट इन द वर्ल्ड कॉल्ड द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। 30 वॉल्यूम्स ऑफ एनसाइक्लोपीडिया इज इनसाइड वन सेल ऑफ योर बॉडी। मैं क्यों ये सब चीजें बता रहा हूं? मैं इसलिए ऐसा आपको बता रहा हूं कि आपको कुछ आइडिया ही नहीं है कि आप क्या हैं। नंबर 1, आपको ये भी आइडिया नहीं है कि कितना पोटेंशियल आप में है। थोड़ा सा अगर आइडिया आपको ये सब हो जाता है तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं कि कैसे, व्हाट इज द सीक्रेट। अगर हम उस दुनिया में चले जाएं जहां पे इतने तरीके का पोटेंशियल है, तो वहां से फिर हम एनर्जी को कैप्चर कर सकते हैं, वहां से हम कुछ क्रिएट कर सकते हैं। तो हु एम आई एम सोल। मैं सोल हूं, मैं आत्मा हूं, मैं एनर्जी हूं, मैं वाइब्रेशन हूं। वाइब्रेशन भी 2 तरीके हो गए। पॉजिटिव वाइब्रेशन है, आपको पॉजिटिव फीलिंग देते हैं, नेगेटिव वाइब्रेशन नेगेटिव फीलिंग देते हैं। जो पॉइंट है, हाउ इज क्रिएशन डन। लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, फिर से बताता हूं वही चीज, कि मेरे फार्म पे 3 तरीके के पेड़ लगे हुए हैं। एक केले का पेड़ लगा हुआ है, एक मौसमी का पेड़ लगा हुआ है, एक अनार का पेड़ लगा हुआ है। 3 पेड़ लगे हुए हैं, अगल बगल लगे हुए हैं, मट्टी वही है। कैसे? इसका मतलब अनार का पेड़ क्रोमियम खींच रहा है और मौसमी का पेड़ विटामिन सी खींच रहा है, केला भी कुछ खींच रहा है, पोटेशियम, केले में पोटेशियम हो रहा है, पोटेशियम खींच रहा है। और मजे की बात यह है कि जब वो अनार छोटा था तो वो कुछ और खींचता था, जब वो बड़ा हुआ कुछ और उसने खींचना चालू किया। उसकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है। कैसे? उस मट्टी में जो हर तरीके का गंध उसके अंदर भरा पड़ा है, मट्टी के अंदर ऑल काइंड्स ऑफ गार्बेज इज देयर। इन दिस वर्ल्ड ऑल्सो देयर इज लॉट ऑफ गार्बेज। उस मट्टी में इतना गार्बेज है। आप देखते हैं कई बार कि स्पेशली फसल में देखते हैं, सब्जियों में आप देखते हैं कि रातों रात सब्जी का पेड़ इतने से इतना बड़ा हो गया। होता है कि नहीं? कई बार इसका मतलब उतना मटेरियल गया ना, घुसा इसके अंदर। अगर रात को मैं उस सब्जी के पेड़ में माइक्रोस्कोप लगा दूं और इसकी वीडियो फिल्म लगा दूं रात भर, तो इसका मतलब जितना मटेरियल इसके अंदर गेन हुआ है, ये कल तक इतना था, आज ये इतना हो गया। तो इसका मतलब रातों रात न जाने कितना सामान इन जड़ों के थ्रू गया। हां या ना? रातों रात न जाने कितना किलो सामान नीचे से ऊपर चला गया, एट अ माइक्रोस्कोपिक लेवल। माइक्रोस्कोपिक लेवल जो गया ये। अगर हम इसकी वीडियो फिल्म लें और इस वीडियो फिल्म को फास्ट फॉरवर्ड कर दें, तो हम देखेंगे कि बिल्कुल अंदर तक चलता चला जा रहा है सामान। तो आप देखेंगे कि केले के पेड़ में मट्टी वही है, मट्टी वही है, यहां पे केले का पेड़ है। केले के पेड़ के अंदर पोटेशियम घुसता चला जा रहा है, इसके अंदर विटामिन सी घुसता चला जा रहा है, अनार के पेड़ के अंदर क्रोमियम घुसता चला जा रहा है। मट्टी वही है, और उस मट्टी में गंध देखिए कितना है। हर तरीके का गंध आप उसके मट्टी के अंदर घुसा दीजिए। पेड़ को पता है कि वो बढ़िया चीज, अपनी वाली चीज ले लेता, खींच लेता। कैसे? हाउ कम? क्या सीक्रेट है इसका? ये जो मैं कॉम्प्लिकेटेड चीज बता रहा था, उसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। इसको क्या जरूरत है इस समय, वो डिफाइन कहां किया गया है? इसके बीच में जो डीएनए है, जो इमेज है, इन सबकी इमेजेस अलग हैं। नेचर ने बोला हुआ है जहां पे इमेज होगी वहां पे उसको वो चीज दे दी जाएगी, तथास्तु, खत्म कहानी। इसीलिए नेचर हर बार खींच के ले आएगा उसको, जो उसको जरूरत होगी अपने आप खींचा चला आएगा वो। अगर कहीं पे इमेज है तो खींच लेगा ये। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये विटामिन सी खींच रहा है, ये पोटेशियम खींच रहा है, मट्टी वही है। ये कैसे खींच रहा है? कैसे उन लोगों को बुला रहा है? कैसे नेटवर्क अपना बड़ा कर रहा है? कैसे स्पॉन्सर कर रहा है विटामिन सी को? कैसे क्रोमियम को स्पॉन्सर कर रहा है? मैंने क्या कहा कि हर चीज की फ्रीक्वेंसी है, हर चीज वाइब्रेशन है। आप वाइब्रेशन है। आप सोच रहे होंगे क्यों डॉक्टर रस्तोगी ये सब वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं? क्योंकि यहीं पे सीक्रेट है। आप वाइब्रेशन हैं, हर चीज वाइब्रेशन है। वो अमरूद भी वाइब्रेशन है, वो मौसमी भी वाइब्रेशन है, वो अनार भी वाइब्रेशन है, वो केला भी वाइब्रेशन है। जो सामान आ रहा है वो माइक्रोस्कोपिक आ रहा है, इनफैक्ट वो वाइब्रेशनली आ रहा है। ये मैं प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं। वो जो मैंने हाथ का आपको किस्सा बताया था, ये वही हाथ का किस्सा है। आप केला खा रहे हैं तो वो केला मैक्रो लग रहा है, पर वही केला माइक्रोस्कोपिक चीजों से बना था। पर मैं आपको ये कह रहा हूं कि वही केला डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप उसको देख रहे हैं। वो केला जो है वो बना था वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी से। ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर ट्रू। क्रिएशन जो हो रही है, द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू मेक, दिस इज द बिगेस्ट पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू मेक।
जो क्रिएशन होती है, दैट क्रिएशन टेक्स प्लेस एट द वाइब्रेशनल लेवल. दिस इज द पॉइंट. दिस इज द बिगेस्ट पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू मेक. क्रिएशन फिजिकल लेवल पे बाद में होगी, रूहानी लेवल पे पहले हो जाएगी. क्रिएशन जो है वाइब्रेशनल लेवल पे पहले होगी. इसका मतलब यह है कि विटामिन सी की एक फ्रीक्वेंसी है, उसको आप मेजर कर सकते हैं आज की तारीख में. पोटेशियम की एक फ्रीक्वेंसी है, आप मेजर कर सकते हैं उसको. क्रोमियम की एक फ्रीक्वेंसी है, आप उसको मेजर कर सकते हैं. मॉलिक्यूल की दूसरी फ्रीक्वेंसी आप उसको मेजर कर सकते हैं. हर चीज की फ्रीक्वेंसी, हर चीज की अलग अलग, हर एलिमेंट की अलग अलग फ्रीक्वेंसी है. और जब वो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो उनकी और अलग फ्रीक्वेंसी निकल जाती है. यानी कहने का मतलब क्या है, जैसे गाने में होता है, वॉइस में होता है सा रे गामा पाधा नीसा, इसका मतलब 7 वाइब्रेशंस हैं, आप उसको देख सकते हैं. ठीक है ना. केवल मैं 7 की बात कर रहा हूं. अभी तो मैंने आपको 85 बता दी है एलिमेंट्स. पर सारे गामा पाधा नीसा, सारे गामा, तो क्या हुआ, ये फ्रीक्वेंसीज हैं. अब हम सब में, इस पूरे कमरे में सबके पास ये 7 ही फ्रीक्वेंसीज हैं. और केवल इन 7 फ्रीक्वेंसी के मिश्रण से पूरी की पूरी लैंग्वेजेस बनी हुई हैं. और वही 7 फ्रीक्वेंसीज में कोई आपको फोन पे फोन करता है, आप उसकी आवाज पहचान लेते हैं. क्यों? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो एक स्पेशल फ्रीक्वेंसी है, पर बनी है वो केवल उन 7 फ्रीक्वेंसी से, उन 7 वाइब्रेशन से ही बनी हुई है. हाँ या ना? ठीक है ना. तो मैंने प्रूव कर दिया कि एवरीथिंग इज फ्रीक्वेंसी, एवरीथिंग इज वाइब्रेशन. जो यूनिवर्स है वो वाइब्रेशनल है, जो हमारी थॉट्स हैं वो वाइब्रेशनल हैं, ये पेड़ जो है वाइब्रेशनल है. अब होती है सेकंड चीज, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. यहां पे एक चीज है कि अगर मैंने टंग किया तो वो दूसरा घंटा भी बजने लग जाता है मंदिर में. कभी आपने दरवाजा यहां पे बंद किया तो पता चला वो खिड़की खनक गई वहां पे. होता है कि नहीं? रेजोनेंस. तेल को अट्रैक्ट करेगा, पानी को अट्रैक्ट करेगा, पर तेल और पानी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे. लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. नेगेटिव विल अट्रैक्ट नेगेटिव, पॉजिटिव विल अट्रैक्ट पॉजिटिव. इसका मतलब विटामिन सी विल अट्रैक्ट विटामिन सी, क्रोमियम विल अट्रैक्ट क्रोमियम, पोटेशियम विल अट्रैक्ट पोटेशियम. ठीक है ना. अब नाउ ये विटामिन सी यहां पे है, ये जड़ है यहां पे. ये जड़ क्या कर रही है, इसको विटामिन सी चाहिए, लाइन मारेगी है इसके ऊपर. ये क्या करेगा, ये जड़ जो है इसको फूल कर देगी. इसकी फ्रीक्वेंसी ये है, ये जड़ जो है बड़ी बदमाश होती है. जड़ को विटामिन सी चाहिए, वो जब विटामिन सी की फ्रीक्वेंसी, विटामिन सी आ गया, विटामिन सी घुस गया. ये दूसरी जड़ है, इसको चाहिए पोटेशियम, वो पोटेशियम की फ्रीक्वेंसी करेगा, बुर्र बुर्र. पोटेशियम बोलेगा बुर्र बुर्र, आ जाएगा. समझ में आया? लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबसे बड़ा लॉ है. जो सक्सेसफुल लोग हैं वो इस सीक्रेट को जानते हैं. लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इफ यू सी इट इन योर माइंड, यू आर गोइंग टू होल्ड इट इन योर हैंड. सबसे बड़ा सीक्रेट ये है. अगर आप उसको अपने दिमाग की इमेज पे फ्रीज कर सकते हैं तो आप एक दिन उसको अपने हाथ में पाएंगे. दिस इज द सीक्रेट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन. इसका मतलब थॉट्स बिकम थिंग्स. थॉट्स बिकम थिंग्स. इसको आप रिपीट करिए. थॉट्स बिकम थिंग्स. सोच बनती है वस्तु, सोच बनती है वस्तु, सोच बनती है वस्तु. थॉट हैज फ्रीक्वेंसी. बिल्कुल जैसे ही मैंने आपको बताया कि हर एलिमेंट की अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, वैसे ही आपकी सोच की भी फ्रीक्वेंसी है. अगर आप वही चीज बार बार सोच रहे हैं तो इसका मतलब वो फ्रीक्वेंसी को आप बार बार यूनिवर्स में डाल रहे हैं. इफ यू थिंक रिपीटेडली यू एमिट दैट फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंटली. तो जैसे सोच की फ्रीक्वेंसी होती है और उस फ्रीक्वेंसी से विटामिन सी को अट्रैक्ट करता है, वैसे ही आपकी भी सोच की फ्रीक्वेंसी है और उसी फ्रीक्वेंसी से आप भी उस प्रकार की चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो. बिल्कुल उसी तरीके से फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि एक लोहे का टुकड़ा है. इस लोहे के टुकड़े में हम क्या करते हैं, हम तार लेते हैं. हमने एक तार लिया और उसको इसके चारों ओर घुमा दिया. अगर हम एसी करंट को इसके थ्रू डाल देंगे तो ये लोहे का टुकड़ा मैग्नेट बन जाएगा. पर मजे की बात है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी में पावर है, सोच में पावर नहीं है. पावर कहां है? वाइब्रेशन में पावर है. समझिए आप, वाइब्रेशन में पावर है.
जितनी बार आप सोच रहे हैं उसमें पावर है, केवल सोच में पावर नहीं है। क्लियर हुआ? डीसी करंट में कोई पावर नहीं है। डीसी करंट मैंने अगर यहां पे पास कर दिया, ये लोहे का टुकड़ा लोहे ही रहेगा। अगर डीसी करंट को मैंने ऊपर नीचे करके एसी करंट बना दिया और एसी करंट इसके थ्रू जाएगा, मतलब फ्रीक्वेंसी अगर गई तो फ्रीक्वेंसी में आकर्षण की शक्ति है। विटामिन सी में बुर्र आकर्षण की शक्ति है। जब तक ये फ्रीक्वेंसी नहीं होगी तब तक शक्ति नहीं है। शक्ति कहां है? एनर्जी। एनर्जी कहां है? वाइब्रेशन में एनर्जी है। आपकी सोच की फ्रीक्वेंसी में एनर्जी है। बार बार जितनी बार आप सोचेंगे उसमें आपकी एनर्जी, उसमें पावर अब बढ़ रही है। अब आप समझिए, जब ये सिंपल सा एसी करंट इस लोहे के टुकड़े को मैग्नेट कर देता है तो आपकी जो सोच की फ्रीक्वेंसी है वो आपको मैग्नेट बना देती है। हेलो, दिस इज अनदर वेरी बिग सीक्रेट। मेरी सोच की फ्रीक्वेंसी मेक्स मी इनटू अ मैग्नेट एंड द ह्यूमन मैग्नेट is the most powerful magnet in the world. The law of attraction एक यूनिवर्सल लॉ है। यूनिवर्सल लॉ का मतलब ये एक इनफाइनाइट पावर है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिवर्सल लॉ है। ग्रेविटेशनल फोर्स था, है, रहेगा। अमेरिका में भी है, हिंदुस्तान में भी है। हर रिलीजन के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स है। बिल्कुल उसी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो यूनिवर्सल फोर्स है, यूनिवर्सल लॉ है। ये यूनिवर्सल लॉ बुद्धा के जमाने में भी था, उससे पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। ये यूनिवर्सल लॉ अगर आप स्टडी करते हैं कुरान को, गीता को, बाइबल को, तो ये यूनिवर्सल लॉ वहां पे लिखा गया है। इट्स ट्रू। एवरी थॉट ऑफ योर्स इज अ रियल थिंग, अ फोर्स। प्रेंटिस मुलफोर्ड ने ये लिखा। कब? 1834 में। लोगों को ये लॉ सदियों से पता है। हमारे ऋषि मुनियों को ये लॉ सदियों से पता है। और ये जो लॉ है ये कुछ फैमिलीज में, हर देश की कुछ फैमिलीज में इस लॉ को पता है। और ये वर्बली फादर टू सन, फादर टू सन, फादर टू सन चला आ रहा है। जो एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज हैं, जो प्रिंसली फैमिलीज हैं, उनको ये लॉ पता है। आम पब्लिक को ये पहली बार ये चीजें बताई जा रही हैं। नेवर इट हैज बीन टोल्ड। और ये हर रिलीजन में कहा गया, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसका मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज द मेन लॉ ऑफ क्रिएशन, इज द एंटायर सिस्टम ऑफ क्रिएशन इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो बहुत कुछ निर्भर करता है कि कहां है आज, और कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कहां है। दोनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि सोच बदलने में कितना समय लगता है? सेकंड लगते हैं, ठक 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 ठक। पर प्रॉब्लम क्या हो जाती है? आप यहां पे हैं, एक्साइटेड हैं, टेम्पो हाई है, यहां पे सोच आपकी पॉजिटिव है, यहां से जाएंगे आप, सीना चौड़ा होते हो जाएगा, 10 लोगों को स्पॉन्सर कर देंगे, खट 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 खट। फिर क्या होगा? आपकी जो पुरानी सोचें हैं, पुरानी यादें हैं, पुराने संस्कार हैं, पुराने हुआ है, वो आपको कैप्चर कर लेंगे। आप फिर वहीं गए। यू आर अ स्लेव ऑफ योर पास्ट प्रोग्रामिंग, यू आर अ स्लेव ऑफ योर पास्ट थॉट्स। And if you want to be free, you have to be free from your past thoughts. अगर आपको वाकई में आजादी चाहिए तो आपको आजादी लेनी पड़ेगी अपनी पुरानी सोच से। और क्योंकि आप हर समय सोचते रहते हैं, इसलिए हर समय क्रिएशन हो रही है। अच्छी हो रही है या बुरी हो रही है? हो रही है। इसलिए कभी भी फोकस उस पे मत करो जो आपको चीज नहीं चाहिए, और हमेशा फोकस उस पे करो जो चीज आपको चाहिए। अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो सकारात्मक लोग आपकी जिंदगी में आएंगे, सकारात्मक चीजें आपकी जिंदगी में होंगी। और अगर आपकी सोच नकारात्मक है तो सब रोंदूमल आपकी जिंदगी में आएंगे, रुलाते रहेंगे, खुद भी रोते रहेंगे और आपको भी रुलाते रहेंगे। अगर आप बीमारी के बारे में ज्यादा बात करेंगे तो बीमारी आपके पास आ जाएगी। इसका मतलब आपका माइंड शेप्स एवरीथिंग। इसका मतलब बड़ी डेंजरस चीज है ये दोहरी तलवार है। और जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनको ये चीज पता है, इसलिए वो लोग बड़े ध्यान से सोचते हैं, इसलिए वो लोग समय निकाल लेते हैं अपनी जिंदगी में सोचने के लिए और बड़े ध्यान से सोचते हैं। और इसीलिए आज मैंने आपको सुबह कहा था कि आप उठने के बाद और ब्रश करने से पहले एक जगह अपनी बना लीजिए सोचने के लिए, सकारात्मक सोच, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। इसका मतलब एक चीज बड़ी क्लियर हो गई कि हम मास्टर हैं अपनी जिंदगी के। इफ वी कैन मास्टर आवर थॉट्स, वी कैन मास्टर आवर लाइफ। यस और नो? इफ वी कैन मास्टर आवर थॉट्स, वी कैन मास्टर आवर लाइफ।
दिस इज द बिगेस्ट सीक्रेट। अब मेन चीज आता है कि कैसे पता चले कि आप सही सोच रहे हो कि गलत सोच रहे हो। आप सोच तो हर समय रहे हो, उसके बारे में बताते हैं अभी। पर जब भी आप किसी चीज को रेजिस्ट करोगे, आपको वो चीज नहीं चाहिए, वही चीज आएगी। अगर वॉर अगेंस्ट पॉवर्टी होगी तो पॉवर्टी आएगी, यू विल क्रिएट मोर पॉवर्टी। वॉर अगेंस्ट ड्रग्स, यू विल क्रिएट मोर ड्रग्स। वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, ज्यादा टेररिज्म उस देश में होगा। वॉर अगेंस्ट कैंसर, उस देश में कैंसर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा बढ़ जाएगी। वॉर अगेंस्ट वायलेंस, वायलेंस आ जाएगा। वॉर अगेंस्ट एंगर, वॉर अगेंस्ट हंगर, भुखमरी वहां पे ज्यादा आएगी। क्यों? क्योंकि पूरी जनता वहां पे फोकस कर रही है उस चीज के ऊपर। हर न्यूज़पेपर बोल रहा है वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, तो सब लोग उस दिन सुबह सोच रहे हैं टेररिज्म 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 टेररिज्म। इसका मतलब क्या होगा? ज्यादा टेररिज्म होगा, ज्यादा टेररिज्म होगा, ज्यादा टेररिज्म होगा। सो वॉट यू रेजिस्ट परसिस्ट्स, ये लिख सकते हैं आप। वॉट यू रेजिस्ट परसिस्ट्स। तो ये जो सक्सेसफुल लोग हैं उनको ये चीज पता है। पॉलिटिशियंस इसका बड़ा यूज करते हैं। लोगों के दिमाग में वो चीज आनी चाहिए। इट्स अ पीआर कैंपेन। आप देखेंगे कोई फिल्म एक्टर्स और पॉलिटिशियन कैंडिडेट जीत जाएगा। ये बुश ने यूज किया था। बुश जो प्रेसिडेंट है इस समय, ही यूज्ड इट अगेंस्ट एल गोर। नेगेटिव कैंपेन, जानबूझ के हरकत की, नेगेटिव हो गई पब्लिक उससे, वही जीत गया। मदर टेरेसा ने यह कहा कि आई विल नेवर अटेंड एन एंटी वॉर रैली। मदर टेरेसा बोली थी कि मैं कभी भी एंटी वॉर रैली को नहीं अटेंड करूंगी, बट आई विल ऑलवेज अटेंड अ पीस रैली। क्या समझे आप? कुछ अंतर है, लफ्जों का बड़ा अंतर हो जाता है बहनों भाइयों। तो बी प्रो पीस, डोंट बी एंटी वॉर। मतलब वही है। आप ये नहीं कह सकते कि बारिश नहीं आए, बट जरूर बारिश आएगी, क्योंकि आपने बारिश देख लिया, बारिश लिख दिया, बारिश देख ली। बारिश नहीं आए नहीं कर सकते। सूरज निकलेगा आज, सूरज निकलेगा आज, ठीक है ना। सुबह सुबह अभय सिंह ने मुझे फोन किया था कि आगरा में जी ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। आपने किया था फोन, तो मैंने आपको क्या बोला था? मैंने वायलेंस के बारे में बिल्कुल बात ही नहीं की आपसे, याद है? नहीं, आपको शायद याद है। मैंने बोला साफ हो गया, दोपहर तक बिल्कुल सब ठीक हो जाएगा, मैंने यही कहा। और मैंने बात ही नहीं की, मैंने फोन काट दिया। मैंने बोला तुम कहां इन चक्रों में पड़े हो, बंद करो। यही कहा था ना मैंने, क्योंकि मैं उस चीज के ऊपर फोकस ही नहीं करना चाह रहा था। मैं शांति पे फोकस करना चाहता है, शांति हो जाए, तो शांति हो गई, सिंपल। तो जब हम क्रिटिसाइज करते हैं किसी को, इफ आई क्रिटिसाइज माई ओपोनेंट, माई एनर्जी इज गोइंग टूवर्ड्स द ओपोनेंट। फ्रीक्वेंसी, आपने विटामिन सी को क्रिटिसाइज किया, विटामिन सी तो बोल दिया ना, तो फ्रीक्वेंसी तो विटामिन सी की हो गई ना, वही विटामिन सी आपके पास आ जाएगा। समझ में आया? डोंट क्रिटिसाइज योर ओपोनेंट। तो दिमाग को कैसे स्थिर करना है, ये सीखना पड़ेगा हमें। कैसे अगर प्रॉब्लम है कहीं पे, कैसे अपने दिमाग को उस प्रॉब्लम से हटाना है, यहां पे ले आना है। न्यूट्रल में कर दो अपना दिमाग। प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम की तरफ देखोगे तो और प्रॉब्लम आ जाएगी। प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम को मत देखो, न्यूट्रल कर लो दिमाग, और फिर इधर फोकस कर दो कि तुमको क्या चाहिए। संकट, बड़ा संकट है जी, बहुत ही। आप पंडित जी के पास गए, बोला पूजा कर लो, पूजा पाठ करवा लो। आपके सामने वो हवन कर रहे हैं। जब वो हवन कर रहे हैं वहां पे हैं, तो आप मंत्र बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं, टीका लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो दिमाग कहां है आपका? संकट के ऊपर है कि यहां पूजा के ऊपर है? न्यूट्रल में आ गया दिमाग। समझ में आया? न्यूट्रल में आ गया। हाँ बच्चा, बोलो तुम्हारी मनोकामना अब क्या है? तथास्तु। जब आपका अंदरूनी आवाज और विजन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दूसरों की आवाज और ओपिनियन से, उस दिन आप अपनी जिंदगी के मास्टर बन गए। When the voice and vision on the inside becomes more important than the voices and opinion on the outside, you have mastered your life. इसीलिए सेल्फ टॉक यहां पे इतनी इंपॉर्टेंट है। सेल्फ टॉक, when your internal self talk and imagination is much more important, जब वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, दूसरे क्या कह रहे हैं, दूसरे क्या कर रहे हैं, उस दिन आपकी जिंदगी आपके हाथ में आ गई। तो लोग क्या कहते हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो यार बेकार की बातों में, छोड़ो बेकार की बातों में, कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना।
इसका मतलब जो भी हम चाहते हैं वो पहले उसकी इमेज बनती है। वैन गो, अब्राहम लिंकन, राइट ब्रदर्स, पहला प्लेन जिसने बनाया था, उससे पहले तो प्लेन बना नहीं था, तो सोचिए उसने कैसे प्लेन बनाया होगा। उसने वो प्लेन पहले अपने दिमाग में बनाया होगा, हाँ या ना, और फिर वो हकीकत में आया। और जितनी भी हिस्ट्री है, इसीलिए हिस्ट्री याद रखती है, विजनरीज के रिजल्ट्स को हिस्ट्री याद रखती, इसीलिए विजनरी उसको बोलते हैं, बिकॉज दे कैन विजन। दृष्टि से कुछ नहीं होता, दूरदृष्टि होनी चाहिए, दूरदृष्टि, जो हम देख नहीं सकते हैं आंखों से, दिमाग के पर्दे के ऊपर जो आप देख लेते हैं वही होता है। यू आर द मेंटल आर्किटेक्ट ऑफ योर ओन डेस्टिनी। जैक निकलेस एक बहुत बड़ा गोल्फ प्लेयर था, टाइगर वुड्स आज का बहुत बड़ा गोल्फ प्लेयर है। ये दोनों की दोनों एक टेक्निक यूज करते हैं। हाउ दे बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गोल्फर्स इन द वर्ल्ड। ये दोनों प्लेयर्स जो हैं, इन्होंने अपनी आदत बना ली है, आंखें खुली होती हैं, पर स्ट्रोक हिट करने से पहले इनके दिमाग में ये एक टेप चला लेते हैं कि कैसे मैं बॉल को मार रहा हूं, कैसे बॉल जाएगी, कहां पे एक फ्लैग है, कहां पे बॉल गिरेगी, और गिरने के बाद कैसे बॉल रोल होगी। इन्होंने ये मूवी बना ली अपने दिमाग में शॉट मारने से पहले, और तब ये शॉट मारते हैं, और इसलिए ये लोग हमेशा जीतते हैं। तो इसका मतलब अगर मुझे कोई चीज चाहिए तो मुझे सीखना पड़ेगा। मुझे यह सीखना पड़ेगा कि जो मेरे दिमाग के ऊपर जो टीवी स्क्रीन है, आंखों के पीछे दिमाग के सामने एक टीवी स्क्रीन होता है, वहां पे इमेज हमको बनानी पड़ती है। कभी भी आप किसी साइकिक को देख लीजिए, कभी भी किसी तांत्रिक को देख लीजिए, अगर वो कुछ प्रिडिक्ट कर रहे हैं, उनकी आंखें जो है थोड़ी सी ऊपर जाके धुंधलानी से लगती हैं, हाँ या ना। वहीं पे पर्दे को देख रहे हैं, पर्दे के ऊपर वो आपको चला रहे हैं कि आपके साथ क्या होने जा रहा है। वही चीज आपको सीखनी पड़ेगी। जीसस क्राइस्ट ने ये कहा था, इफ यू कैन सी इट एंड बिलीव इट, यू कैन डू इट। और ये अब जो जीसस क्राइस्ट ने कहा था, ये हम लोग बड़े कूलली अपने बिजनेस में बड़े आराम से बोलते हैं, सी इट, बिलीव इट, डू इट। चकचेली बोल रहे थे ना, तो ये जीसस क्राइस्ट की स्टेटमेंट है। इफ यू कैन सी इट एंड बिलीव इट, यू कैन डू इट। यू कैन डू इवन ग्रेटर थिंग्स दैट यू आर केपेबल ऑफ, इफ यू कैन सी इट एंड बिलीव इट एंड यू कैन डू इट। और दूसरा जो स्टेटमेंट है, वॉट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। यहीं से स्टेटमेंट सब आ रहे हैं, और ये बहुत 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 पुराने स्टेटमेंट्स हैं। वॉट एवर, जो भी हम कंसीव कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं, बिलीव कर सकते हैं, हम अचीव कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि चाहे जितनी भी परेशानियों से हम गुजर रहे हैं, चाहे जितनी भी टफ लाइफ, उस समय परिस्थिति आपकी बड़ी टफ है, उस समय आपके सोच कैसी है? क्या उस समय भी आप अपनी सोच में वो सोच देख रहे हैं कि आज की टफनेस की सोच देख रहे हैं? अगर आज आपने टफनेस की सोच देखी, आज की परिस्थिति की सोच आपके दिमाग पे आ गई, तो वही परिस्थिति ज्यादा टाइम तक चलेगी। पर जब हम बुरे हमारे हाल हैं, फटीचर हमारे हाल हैं, पर अगर मेरी सोच एक करोड़पति की सोच है, तो वो सोच फिर से आपको करोड़पति बना देती है। और यही रीजन है बहनों और भाइयों, और यही रीजन है कि करोड़पति जब दिवालिया हो जाता है, फिर से करोड़पति बन जाता है। डोनाल्ड ट्रंप एब्सोल्यूट दिवालिया हो गए, $100 मिलियन इन डेट, फिर से वो $1 बिलियन प्लस में चला गया। सोचिए, बिल्कुल कंगाल से भी नीचे, कंगाल के पास जीरो है, इसके पास तो डेट है। आप बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को देखिए, कंगाल हो जाते हैं, फिर से वापस आ जाते हैं। आप बड़े बड़े फिल्म एक्टर्स को देखिए, फ्लॉप के ऊपर फ्लॉप के ऊपर फ्लॉप देते हैं और फिर से हीरो बन जाते हैं। गोविंदा गायब हो गए थे, फ्लॉप के ऊपर फ्लॉप हुई थी, याद आया? पहले हिट्स नहीं थी, जोड़ी नंबर 1 और बी नंबर 1 और पता नहीं क्या क्या नंबर 1, और फिर अपनी अंडरवियर और बनियान बेचने लग गए थे, याद है? और अभी पार्टनर में आए, फिर से हिट हो गए, हीरो हो गए। सक्सेसफुल पीपल हैव द मेंटल स्ट्रेंथ टू कीप दैट इमेज इन देयर माइंड्स। ये पॉइंट है। बिल्ड योर इमेज नाउ एंड डेवलप द मेंटल स्ट्रेंथ टू होल्ड इट। जब हवा आपके साथ नहीं है, उस समय आप क्या कर रहे हैं? आप देखिए क्वेस्ट को,
1 जनवरी को क्वेस्ट रीलॉन्च हुआ है, 8 महीने सिर्फ हुए हैं अभी, है ना, आप लोगों को पता है ये 1 जनवरी में लॉन्च हुआ। ऊपर वाले की दया है, ऊपर वाले की कृपा है बहुत ज्यादा, क्वेस्ट को हमने 8 महीने में यहां पे ले आया। जब वो परिस्थितियां विपरीत थी हमारे, उस समय हमने और यू हैव टू बी लाइक अ बुलडॉग। बुलडॉग जो होता है ना, वो जब पकड़ लेता है तो फिर छोड़ता नहीं है। तो अपनी इमेज को जो है, मेंटल इमेज को जो है, बुलडॉग की तरीके से पकड़ लो। देखता हूं कैसे आज क्या हो रहा है, सब होने दो। फ्यूचर मेरे हाथ में है, फ्यूचर मेरे हाथ में है। अब एक और सीक्रेट बताते हैं। अगर मेरी सोच इसका मतलब सही है तो मैं सही दिशा में चल रहा हूं, और अगर मेरी सोच गड़बड़ है तो मैं गड़बड़ दिशा में चल रहा हूं। क्यों? ठीक? यस। तो कैसे पता चलेगा कि मैं सही दिशा में चल रहा हूं कि गलत दिशा में चल रहा हूं? कोई गाइडेंस सिस्टम है क्या? आज मैं आपको बता रहा हूं दैट द रिच पीपल हैव अ गाइडेंस सिस्टम। इट्स कॉल्ड एन इमोशनल गाइडेंस सिस्टम। इमोशनल गाइडेंस सिस्टम, जैसे रेडार का गाइडेंस सिस्टम होता है प्लेन का, वैसे ही हमारी बॉडी में भी एक इमोशनल गाइडेंस सिस्टम है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हाउ यू फील इज मच मोर इंपॉर्टेंट एंड इट टेल्स यू व्हाट यू आर थिंक, हाउ यू आर थिंकिंग। अगर आप सही सोच रहे हैं, बढ़िया सोच रहे हैं, तो आपकी फीलिंग बढ़िया होगी, और अगर आप घटिया सोच रहे हैं तो आपकी फीलिंग घटिया होगी। ये कभी नहीं हो सकता कि आप बढ़िया सोच रहे हैं और फील कर रहे हैं बेकार। सोचिए, कभी हो सकता है? नो। यहां पे 1:1 मैच है। अगर मेरी सोच सही है देन आई विल फील गुड, आई विल फील गुड। इसलिए दक्षिणा दो, दक्षिणा दे दो, यू विल फील गुड, देन गुड थिंग्स विल कम टू यू। मैं किसी भी नए शहर में कभी भी जाता हूं, कभी भी, तो मैं ढूंढता हूं कि किसी को मैं ना कुछ दक्षिणा दे दूं। मैं प्रोस्पेक्टिंग के लिए किसी शहर में गया या कहीं पे मीटिंग करने के लिए गया कुछ शहर में, जो भी पहला कोई भी आदमी आता है जिसको नीड है, मैं उसको फट से निकाल के दे देता हूं। वो भी मुझे दुआ देता है, मैं भी आई फील ऑल्सो गुड, आई एम इन गुड फीलिंग, गुड फीलिंग। मुझे शहर में गुड फीलिंग आ गई, इसका मतलब इस शहर में गुड पीपल विल कम टू मी। So the better you feel, the more in alignment you are. The better you feel, इतनी ज्यादा अलाइनमेंट में है आप, यूनिवर्सल अलाइनमेंट में है। इसका मतलब यह है कि इफ यू फील गुड, आप सही दिशा में है, आप करते रहिए जो आप कर रहे हैं। एंड इफ यू फील बैड, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, एडजस्ट करिए। बैड फीलिंग क्या होती है? बैड फ्रीक्वेंसी आती है, बैड फ्रीक्वेंसी आती है, बुरी नजर, बैड फ्रीक्वेंसी, गिल्ट, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, जेलेसी, ये सब गंदी गंदी चीजें होती हैं, दूर रखो इनको। दिल साफ रखो, बोलते नहीं, दिल साफ होना चाहिए। आपके नेटवर्क में साफ दिल वाले हैं कि खड़ूस बैठे हुए हैं? अगर साफ दिल वाले हैं आपके नेटवर्क में, आपका नेटवर्क बढ़ेगा। क्वेस्ट हमारा इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि मेरे नेटवर्क में सब साफ दिल वाले हैं। Whatever it is you are feeling, it is a reflection of what is in the process of becoming. आपको वो मिलेगा जैसे आप फील कर रहे हैं, आपको वो नहीं मिलेगा जो आप सोच रहे हैं। जो आप फील कर रहे हैं, वो वाइब्रेशन जब आप देख रहे हैं, आप सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं कुछ और वाइब्रेशन आपकी जा रही है कुछ। वाइब्रेशन जब जा रही है, यू आर अ ह्यूमन ट्रांसमिशन, तो सबसे पहले तो आपके ऊपर इफेक्ट आएगा उस वाइब्रेशन का, हाँ या ना? दूसरों के ऊपर इफेक्ट आने से पहले तो सबसे पहले मेरे ऊपर इफेक्ट आएगा। समझ में आ रहा है? इसलिए अगर आप बुरा क्या सोचोगे तो जरूर तुम्हारे ऊपर बुरा होगा। इसलिए तांत्रिक के पास कभी मत जाओ। हाँ, मैं बता रहा हूं, कोई भी तांत्रिक की मौत कभी अच्छी नहीं हो सकती, हमेशा बुरी मौत होगी तांत्रिक की, क्योंकि वो बुरा सोचता है। कभी कोई तांत्रिक बढ़िया सोचता है? बताइए मुझे। बुरा सोचता है वो, इसका बुरा करवा दो, इसका ये करवा दो, इसका वो करवा दो।
बेटा गया तू काम से, मुझे तो कुछ नहीं होने वाला क्योंकि मेरे पास कवच है, गुड फीलिंग का कवच है। आई फील गुड। तेरी फीलिंग आएगी, बैड फीलिंग रिफ्लेक्ट होकर तेरे पास जाएगी। जा। तो यू शुड फील हेल्दी, यू शुड फील प्रॉस्परस, यू शुड फील बीइंग लव्ड, यू शुड गिव लव। प्यार करो, प्यार दो, और नेचर जो है इस फीलिंग के ऊपर नाचेगा और रिस्पॉन्ड करेगा। ये आपका वाइब्रेशनल सॉन्ग है। जिस तरीके से आप फील कर रहे हैं वो आपका वाइब्रेशनल सॉन्ग है, और नेचर आपको उसी तरीके से प्रसाद देगा। इसीलिए जब आप हमारी मीटिंग्स में आते हैं, हर बार आपने एक्सपीरियंस किया होगा, हर बार आप हमारी मीटिंग्स में आते हैं, आप खुश होके जाते हैं, आपका टेम्पो हाई होता है, आपका मोटिवेशन हाई होता है, और इसलिए अगले 10, 15, 20 दिन के अंदर आपके पास बढ़िया बढ़िया चीजें आपके बिजनेस में होती हैं। हाँ या ना? हर बार ये होता है। बहुत सिंपल सी चीज है, आप अपनी स्पॉन्सरिंग लिस्ट निकाल के देख लीजिए। योर स्पॉन्सरिंग दिस मंथ, सितंबर के महीने में हमारी स्पॉन्सरिंग रेट हमेशा ज्यादा होगा अगस्त के महीने से या अक्टूबर के महीने से, क्योंकि हम लोग आग्रह करते हैं सितंबर में। What you think and what you feel and what you manifest, जो आपको मिलेगा, ये परफेक्ट मैच है, 1:1 मैच है। इसका मतलब जो हम सोच रहे हैं, जो मेरी सोच है, जैसे मैं फील कर रहा हूं, वही मुझे मिलेगा। ये परफेक्ट है। यहां पे गड़बड़ नहीं कर सकती नेचर, क्योंकि नेचर इज ऑलवेज परफेक्ट। अमरूद का बीज अमरूद देगा, अमरूद ही बनाएगा वो, कुछ और नहीं बना।